Hello everyone, today we are going to discuss acute lung injury and acute respiratory distress syndrome, that is also called as diffuse alveolar damage. So first we are going to look the acute lung injury. Acute lung injury. And this acute lung injury, this is characterized by abrupt onset of hypoxemia. This is not I am writing hypoxia, this is hypoxemia, means blood में ऑक्सीजन लेवल की कमी and bilateral pulmonary edema. ओके ये एडिमा हो रहा है, बट दिस मैंने बताया था कि टू टाइप ऑफ एडिमा होता है, एक कार्डियोजेनिक एक नॉन कार्डियोजेनिक, बट दिस एंड दिस बायलैटरल पल्मोनरी एडिमा एंड दिस इज in the absence of cardiac failure, means I mean to write that is the non-cardiogenic pulmonary edema. Okay, this is the acute lung injury. And what is then ARDS? So ARDS is a manifestation of severe acute lung injury. मतलब severe acute lung injury का एक manifestation होता है, that is called as ARDS. और जो दोनों ARDS और ALI दोनों क्या होता है, एसोसिएटेड रहता है. व्हाट यू कैन सी हियर, लेट मी राइट हियर कि ALI acute lung injury प्लस ARDS दोनों एसोसिएटेड किससे रहता है, दो बोथ रिमेन एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड इंक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलर परमेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद एडिमा, देन एपिथेलियल सेल डेथ. ठीक है, तो ALI और ARDS किससे एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड रहेगा, इसके कारण इंक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलर परमेबिलिटी हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा और एपिथेलियल सेल डेथ हो जाएगा. ठीक है, और इसी कारण क्या हो जाएगा, बहुत सारे एल्वेओलर डैमेज हो जाएगा, डिफ्यूज एल्वेओलर डैमेज. व्हेन वी विल सी हिस्टोलॉजिकली देन देयर विल बी डिफ्यूज्ड एल्वेओलर डैमेज. ठीक है, नाउ ये जो एक्यूट लंग इंजरी होता है, ठीक है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, कुछ कंडीशंस उसके लिए, जैसे इन्फेक्शन, फिजिकल इंजरी, इनहेल्ड इरिटेंट्स, केमिकल इंजरी, हेमाटोलॉजिकल कंडीशन. ठीक है ना, तो जैसे इन्फेक्शन में सेप्सिस हो गया, डिफ्यूज्ड पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, न्यूमोसाइटिस, न्यूमोनिया इन्फेक्शन, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन. फिजिकल इंजरी में क्या क्या हो गया, मैकेनिकल ट्रॉमा लाइक हेड इंजरी हो गया. ठीक है, नियर ड्रॉइंग, बर्न्स हो गया, राइजिंग रेडिएशन, फ्रैक्चर विथ फैट एम्बोलिज्म, इरिटेंट्स इन्वॉल्व कर ले, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, स्मोक, इरिटेट गैस एंड केमिकल्स. केमिकल इंजरी मतलब हीरोइन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, बारबिटरेट का ओवरडोज ले लिया. ठीक है, हेमेटोलॉजिकल कंडीशन में ट्रैली, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. इट वॉज जस्ट ए ओवरव्यू कि ठीक है ना, कि जो ALI होता है ना, वो पल्मोनरी और सिस्टमिक दोनों डिसऑर्डर्स के कारण होता है. ठीक है ना, और मतलब कि तो मतलब एक और कंडीशन होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसमें क्या होता है कि कोई ट्रिगर्स नहीं रहता है, तब भी एक क्लिनिकल कंडीशन अचानक से हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, दैट वी विल लुक. ठीक है ना, और ये डायग्राम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक द पैथोजेनेसिस ऑफ ARDS, दैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ ARDS. तो अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो जो एक्यूट लंग इंजरी है, ठीक है ना, या फिर ARDS है, इसमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे होता है, दैट इज इनिशिएटेड बाय इंजुरी ऑफ न्यूमोसाइट्स. सबसे पहले क्या होगा, न्यूमोसाइट्स की इंजुरी होगी. ठीक है,
न्यूमोसाइट की इंजरी होगी एंड देयर विल बी ऑल्सो इंजरी ऑफ पल्मोनरी एंडोथीलियम. ठीक है, तो क्या क्या हो गया, न्यूमोसाइट्स एंड पल्मोनरी एंडोथीलियम की इंजरी हो गया. देन उसके बाद क्या होता है, एक पॉजिटिव साइकिल चलते रहता है जिसके कारण इन देयर विल बी इंक्रीज इन्फ्लामेशन एंड द पल्मोनरी डैमेज. एंड देन आफ्टर दैट देयर इज ए विस्कस साइकिल, दैट इज विस्कस साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लामेशन एंड पल्मोनरी डैमेज. तो इन्फ्लामेशन होगा, पल्मोनरी डैमेज होगा फर्दर. तो सबसे पहले क्या करें, न्यूमोसाइट का इंजरी हो गया, पल्मोनरी एंडोथीलियम का इंजरी हो गया, उससे क्या हो गया, विस्कस साइकिल चल गया जिससे इंक्रीज इन्फ्लामेशन, पल्मोनरी डैमेज. एंड दिस इज डायग्राम जहाँ पे आप यू कैन आई विल फर्दर मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे हो रहा है. तो सबसे पहले क्या आपने बोला कि न्यूमोसाइट्स और पल्मोनरी एंडोथीलियम में इंजरी हो गया. ठीक है, और जिसकी इन्फ्लामेशन हुआ, पल्मोनरी डैमेज हुआ, देयर विल बी स्टार्टिंग. देन नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एंडोथीलियम एक्टिवेशन. ठीक है ना, एंडोथीलियम एक्टिवेशन. तो फर्स्ट मैंने लिखा है, बट दिस एंडोथीलियम फर्स्ट हमने लिखा है क्योंकि इट इज़ ऑफकोर्स इट इज़ द अर्ली इवेंट. ठीक है ना, बट जो एंडोथीलियम का एक्टिवेशन होता है वो न्यूमोसाइट जो इंजरी हो गया उसके बाद ही होता है. ठीक है, न्यूमोसाइट इंजरी हुआ, ठीक है ना, उसको सेंस किया गया बाय द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, है ना, उससे फिर क्या होता है, टीएनएफ सिक्रीट होता है और वो आके नेबरिंग एंडोथेलियम में अपना मैसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो हियर वी विल राइट कि फर्स्ट देयर इज न्यूमोसाइट इंजरी हो गया. अब जैसे ही न्यूमोसाइट की इंजरी हुई, ठीक है ना, न्यूमोसाइट इंजरी हुआ, दैट दिस लीड टू एंडोथेलियम एक्टिवेशन. सॉरी जो जब न्यूमोसाइट की इंजरी हुआ, दैट इज सेंस्ड बाय उसको किसने सेंस किया, रेसिडेंट एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ने. अब जैसे ही मैक्रोफेजेस ने उसको सेंस किया, उससे क्या हो जाएगा, जो मतलब कि जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल है, इम्यून सेंटिनल्स है, और क्या सिक्रीट करेंगे, दैट विल सिक्रीट मीडिएटर्स. हमें पता ही है सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी टीएनएफ रिलीज होता है. ठीक है ना, दैट एक्ट ऑन नेबरिंग एंडोथीलियम. ठीक है, अब नेबरिंग एंडोथीलियम के बाद जो सर्कुलेटिंग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, जो टीएनएफ है, फिर वो और किसको एक्टिवेट कर देंगे, नेबरिंग एंडोथीलियम को एक्टिवेट कर दिए. एंड mediators will also activate the pulmonary endothelium. ठीक है, और किसी को कुछ ज़्यादा ही इंजरी हो गया, सेप्सिस हो गया है, ठीक है ना, सीवियर टिश्यू इंजरी हुआ, डायरेक्ट पल्मोनरी एंडोथीलियम मतलब कि एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ मीडिएटर्स जो होते हैं इंजरी, सम ऑफ दिस मीडिएटर्स, कुछ मीडिएटर क्या करते हैं, एंडोथीलियल सेल को इंजरी करते हैं. ठीक है ना, और दैट प्रोड्यूस द कीमोकाइनिन साइटोकाइनिन्स. ठीक है ना, वो मतलब इंक्रीज कर देते हैं. अब ये हो गया, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी की एडेशन एंड एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ न्यूट्रोफिल. तो इसमें जब अब एंडोथेलियम जो एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना, कीमोकाइनेसिस करके एंडोथेलियम एक्टिवेट हो गया. अब क्या होता है, न्यूट्रोफिल जब एक्टिवेट हो गया, तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो एडहेयर कर जाता है टू एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल. ठीक है, अब जब ये एडहेयर कर गया एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल से, इसके बाद फिर क्या करता है, ये माइग्रेट कर देता है. ये माइग्रेट कर जाता है कहाँ पे, टू इंटरस्टिशियम एंड ऑल्सो टू द एल्वियोली. अब वहाँ पे चले गए, वहाँ पे क्या करते हैं, देयर अकर डीग्रेनुलेशन अकर एंड दे रिलीज द inflammatory mediators, like example protease,
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, साइटोकाइनेंस। और यही क्या करता है, ये एक विस्कस साइकिल चला देता है, ठीक है ना। इंजरी एंड प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर, ये विस्कस साइकिल और इन्फ्लामेशन चला देता है, इंडोथीलियम डैमेजेस कर देता है, जिससे और फिर बढ़ते जाता है, और दैट लीड टू द मतलब कि सेंटर में मतलब एक्यूट लंग इंजरी और ARDS को पूरा कर देता है। सर स्टेप्स यही मतलब कि उनको प्रमोट करता है और एक्यूट लंग इंजरी के लिए और ARDS के लिए। नाउ द थर्ड स्टेप विल बी द एक्यूमुलेशन of intra-alveolar fluid, and there will be formation of hyaline membrane. इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडोथेलियम एक्टिवेशन हो गया, ठीक है ना, और इंजरी हो गया, उसके कारण क्या होता है, देयर इज दिस मेक द पल्मोनरी कैपिलरी लीकी, ठीक है। अब लीक हो जाता है तो क्या होता है, दिस अलाउ द इंडस्ट्रीशियल एंड इंट्रा एल्वियोलर एडिमा फ्लूइड टू फॉर्म, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीशियल और इंट्रा एल्वियोलर एडिमा उसके अंदर जाता है। ये तो हो गया, ये तो आप समझ गए हो कि पल्मोनरी कैपिलरी लीकी हो गया, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, जिससे कि इंट्राएल्वियोलर में एडिमा वहाँ पे फील हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद एक और प्रॉब्लम हुआ था कि देयर अकर डैमेज एंड नेक्रोसिस ऑफ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तब तो दिक्कत हो गया ना, एल्वियोलर न्यूमोसाइट जो था, जो कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा था, उसी का डैमेज हो गया। दिस लीड टू सर्फेक्टेंट, जिससे क्या हो जाएगा, सर्फेक्टेंट में एबनॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो एल्वियोलर गैस की जो एक्सचेंज है, दिस विल कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, एल्वियोलर गैस एक्सचेंज विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये सब प्रोटीन रिच एडिमा फ्लूइड था, डेब्रिस था, जो कि एपिथेलियल सेल का था, सब के सब हाइलिन मेम्ब्रेन के फॉर्म में, हाइलिन मेम्ब्रेन में जाकर के ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ARDS या फिर ALI। सो हियर वी विल राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ARDS या फिर ALI, जो कि हम फिगर से देखेंगे, बट लेट मी राइट हियर कि जो प्रोटीन रिच एडिमा फ्लूइड था, एडिमा फ्लूइड एंड द डेब्रिस फ्रॉम डेड एल्वियोलर एपिथेलियल सेल जो था, that will organize into hyaline membrane, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कोई पूछ सकता है ना, यू कैन से कि हाइलिन मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एडिमस फ्लूइड का, डेड एल्वियोलर एपिथेलियम का वहाँ पे चले जाना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ALI और ARDS। अब इसके बाद क्या होता है, देन द फोर्थ स्टेप इज द रिजोल्यूशन ऑफ इंजरी। तो बेसिकली जो रेजोल्यूशन ऑफ इंजरी होता है वो इम्पेडेड रहता है, ठीक है ना, वो नहीं होता है किसमें, इन एक्यूट लंग इंजरी और ARDS में, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी डैमेजेस हो गया है, ठीक है ना, ड्यू टू एपिथेलियल नेक्रोसिस। एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इन्फ्लेमेटरी डैमेज, जो कि इम्पेयर करता है, दैट इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ रिमेनिंग सेल टू असिस्ट विथ एडिमा रिजॉर्प्शन। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब इम्पेड हो गया ALI में, ARDS में इम्पेडेशन, यानी सॉरी रिजॉर्प्शन ऑफ इंजरी इम्पेडेड रहता है ALI ARDS में, क्योंकि एपिथेलियम का नेक्रोसिस हो गया, इन्फ्लामेटरी डैमेज हो गया। अब ये दोनों जब चीज़ें हो गई तो जो रिमेनिंग सेल्स की जो एबिलिटी था कि उसको ठीक कर सके, उसको इम्पेयर कर देता है, ठीक है ना। बट कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि अगर इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस कम हो जाए तब रिजॉर्प्शन के चांसेस होते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट, तो यहाँ पहले आई विल राइट एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि
अगर जैसे कि किस किस कंडीशन में रेजोल्यूशन ऑफ इंजरी हो सकता है, ठीक है ना। इफ द इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस कम हो गया, लेसन, ठीक है, तब क्या होता है, अगर ये चीज़ होता है तो जो मैक्रोफेजेस रहता है ना, मैक्रोफेज क्या करते हैं, वो रिमूव कर देता है, रिमूव इंट्रा एल्वियोलर डेब्रिस, ठीक है, इंट्रा एल्वियोलर डेब्रिस जितने भी है उसको सबको रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है, ठीक है ना। फाइब्रोजेनिक साइटोकाइनिन्स को रिलीज करता है, साइटोकाइनिन्स लाइक एग्जाम्पल इज TGF बीटा एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों को रिलीज करता है। अब ये दोनों फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, ये TGF बीटा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये फैक्टर क्या कर देता है, दिस स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ और कोलाजन डिपोजिशन, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ हो गया, कोलेजन का डिपोजिशन हो गया, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, दिस लीड टू फाइब्रोसिस ऑफ एल्वियोलर वॉल, जिससे क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है एल्वियोलर वॉल का, ठीक है। ओके, ये फाइब्रोसिस कर दिया। और इसमें क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूमोसाइट 2 डैमेज हो गया, हमने देखा था, तो जो न्यूमोसाइट 2 होता है ना, न्यूमोसाइट 2 डैमेज हो गया, वो प्रोलिफरेट करता है, ठीक है। कैसे प्रोलिफरेट करता है, बाय रिमूविंग टाइप 1 न्यूमोसाइट, ठीक है, और ये फिर से एल्वियोलर लाइनिंग को रिकंस्टिट्यूट कर देता है। उसके बाद इंडोथीलियम का भी रिस्टोरेशन होता है, जो कैपिलरी जो अनइंजर्ड है उसका, ठीक है। दिस वाज द थिंग ऑफ फोर्थ, की रिजोल्यूशन बहुत केसेस में नहीं होता है, केसेस में तब होता है जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो लीजन्स होता है, लीजन्स इन ARDS, ये इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे क्या होता है, अब ARDS में इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, तो जो मतलब कुछ एरिया जो मतलब टिपिकली एरिया क्या हो जाता है, स्टीफ हो जाता है, एरिया बिकम स्टीफ, पुअरली एरिएटेड, और ठीक है, कुछ एरिया पुअरली एरिएटेड हो गया, स्टीफ हो गया, एंड देयर आर सम एरिया दैट इज नॉर्मल कॉम्प्लायंस एंड वेंटिलेशन। अब जो पुअरली एरिएटेड एरिया है, वो उसमें परफ्यूजन कंटिन्यू होता है, एज देयर इज कंटिन्यू टू बी परफ्यूज्ड, मतलब कि यहाँ पे भी परफ्यूजन हो रहा है, वहाँ पे भी परफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाता है, मिसमैच ऑफ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो दिस लीड टू मिसमैच ऑफ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, और जिससे फिर क्या हो जाएगा, दिस लीड टू हाइपोक्सीमिया एंड साइनोसिस, एंड मतलब कि द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कॉमन और सबसे खतरनाक तरह का जो ARDS होता है, किसमें होता है, दिस अकर इन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स एंड स्मोकर्स।